नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगामी मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। विपक्ष भी आज करेगा मंथन। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस। 21 जुलाई को दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए भेजा समन। जम्मू कश्मीर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों के 10 स्थानों पर चल रहा है तलाशी अभियान। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। वाहनों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून सत्र को लेकर। दरअसल संसद के मानसून सत्र को लेकर बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। शुक्रवार शाम की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी। विपक्ष के नेताओं का भी अगर हम उनकी बात करें तो वहां भी बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे सहित कई अन्य मुद्दों को सत्र के दौरान उठा सकता है। सरकार मानसून सत्र में अहम विधायी कामकाज का एजेंडा भी रखने वाली है, जिसमें सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और संसद के मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन ने एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की है। ये जो बैठक है आज शाम 7 बजे होगी। ये बैठक सोनिया गांधी के नेतृत्व में होगी, जिसमें 18 दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करना है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया है। इंडी गठबंधन की आखिरी बैठक जून 2025 में हुई थी। तब विपक्षी दलों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। पहले ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजमार्ग पर होनी थी, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं की दिल्ली में अनुपलब्धता के कारण ये बैठक डिजिटल माध्यम में बुलाई गई है और आने वाले दिनों में विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक साथ मौजूदगी में भी बैठक हो सकती है। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। उधर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का काम किया है और इनके विज्ञापनों और वेबसाइट्स को अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता दी है। अब ईडी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पूरे मामले में ये पहली बार है जब भारत में काम कर रही किसी बड़ी टेक कंपनी को सट्टेबाजी जैसे मामलों में सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जा रहा है। ईडी की ये कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें कई बड़े नामों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी का ये कदम दिखाता है कि जांच अब और बड़े स्तर पर हो रही है। इससे पहले भी कई फिल्मी सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने के मामले में जांच के घेरे में आ चुके हैं।
दिल्ली पुलिस की उत्तर पश्चिम जिला इकाई ने मुखर्जी नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 14-15 जुलाई की मध्यरात्रि को एक गुप्त ऑपरेशन के तहत की गई। पुलिस ने इनके पास से 3 पहचान पत्र और 3 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इनके स्मार्टफोन में प्रतिबंधित ऐप IMO इंस्टॉल था। लगभग 10 दिनों की सतत निगरानी और खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि ये बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे कबाड़ बीनने और छोटी मोटी चोरी की घटनाओं में भी शामिल थे। इनके मोबाइल फ़ोन की जांच से बांग्लादेश में उनके परिवार और विवरण की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में बांग्लादेश के जैसौर से मोहम्मद अकरम हुसैन, मदारीपुर से कोकन मोल्ला कोकन और फिरोजपुर से मोहम्मद लाल मियाँ हवलदार के नाम शामिल हैं। इनके पास से बरामद सामग्री में 3 पहचान पत्र और 3 स्मार्टफोन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इनके निर्वासन यानी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, जो विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सहयोग से पूरी की जाएगी। और पुलिस आयुक्त भीष्म सिंह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। भाषा विवाद के मामले में मुंबई के वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, साथ ही भाषा के आधार पर अलगाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं याचिका में ये भी कहा गया है कि ये संविधान की मूल भावना और ललिता कुमारी फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने और तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है। और आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जबकि अभी 6 दिन इसमें शेष बचे हैं। जिन फॉर्म्स को एकत्रित नहीं किया जा सका है, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है। SIR के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है। आपको बता दें, बिहार में 24 जून 2025 तक कुल मतदाता 7,89,69,844 हैं। अब तक प्राप्त गणना फॉर्म 7,11,72,660 जमा हो चुके हैं, जो कि कुल वोटर का 90.12% है। अब तक अपलोड किए गए गणना फॉर्म 6,85,34,743 हैं, जो कि कुल मतदाता का करीब 86.79% हैं। वहीं बिहार में 36,86,971 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जो कि 4.67% है। संभवतः अब तक मृत मतदाता की अगर बात करें तो ये 12,71,414 है, जो कि 1.61% है। साथ ही संभवतः स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता अब तक 18,16,306 हैं, जो कि करीब 2.3% हैं। अब तक पहचाने गए 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता 5,92,273 हैं, जो कि 0.75% है। अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के बाद 41,10,213 शेष गणना प्रपत्र प्राप्त होने हैं, यानी मात्र 5.2% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं। जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 7,48,59,631 मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जो कि 24 जून 2025 को घोषित किए गए मतदाताओं का अगर बात की जाए 94.68% है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इको कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का पास के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार कार सवार लोग दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी थाना बलदेव क्षेत्र में हादसा हुआ। इस तरह से एक और हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक बस पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आगरा और मथुरा के अस्पतालों में फिलहाल भर्ती कराया गया है। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना उसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई।
जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे उनको एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। दरअसल भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में एक बयान जारी कर यूरोप को इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपने वैधानिक दायित्व का पूरी तरह से पालन करता है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। यह हमारे नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा है। भारत का मानना है कि ऊर्जा व्यापार के मामलों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों में रूसी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में शामिल एक भारतीय रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, जिसमें रूस के रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। प्रतिबंधों के तहत इस रिफाइनरी पर आर्थिक प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और व्यापारिक सेवाओं की रोक जैसे उपाय लगाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय संचार एजेंसी द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा, चीन आतंकवाद के सभी रूपों का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। ये प्रतिक्रिया उस सवाल पर आई जिसमें अमेरिका द्वारा द रेसिस्टेंस फ्रंट को यानी TRF को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का जिक्र था। प्रवक्ता ने कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आह्वान करता है और उम्मीद करता है कि सभी पक्ष मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि SCO के तहत आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन पाकिस्तान ही सदैव उसका उल्लंघन करता है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इस वर्ष तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कल केशव स्मारक शिक्षा समिति के 85वें स्थापना दिवस समारोह में IT मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। We are going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai. And now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants
Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस की विशेष काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाखा ने आज आतंकवादी समूह में भर्ती से जुड़े एक मामले में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। आतंकवादी स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल का पता लगाने के लिए तलाशी ली जा रही है। सीआई के गांदरबल में 6, बडगाम में 2 और पुलवामा और श्रीनगर में एक जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज सुबह शुरू हुई छापेमारी आतंकी अपराधों और आतंकवादी समूहों में भर्ती से जुड़े एक मामले में की जा रही है और इस मामले में लगातार तलाशी जारी है। बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार ने तीव्र गति से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन मछुआरों को इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेशी नौसेना ने हिरासत में लिया था। सूत्रों के अनुसार 14 और 15 जुलाई की मध्यरात्रि को मोंगला के पास बांग्लादेशी अधिकारियों ने 34 भारतीय मछुआरों को 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों FB झोर और FB मोमंगलचड़ी के साथ कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने राजनयिक माध्यमों से बांग्लादेशी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया और तत्काल काउंसिल पहुंच की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त से संपर्क कर हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। मां भारती के वीर सपूत और 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। और आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं मौसम की भी। दरअसल उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज और कल बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज आंधी, बिजली और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को बहुत तेज बारिश हुई। आज भी हालात ऐसे ही रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में 21 जुलाई को गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 7 दिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई स्थानों और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, पुदुचेरी के माहे, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटका में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। कोंकण और गोवा में भी आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 6 से 7 दिन के लिए केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। IMD ने 22 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की अगर बात करें तो गंगा के पानी ने घाटों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से अगर देखा जाए जलमग्न हो चुका है। अब शवदाह घाट पर नहीं बल्कि छत पर किया जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाट की सीढ़ियां और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज जारी बयान में कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। और बात भारत के रक्षा क्षेत्र की। दरअसल रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी के साथ आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है।
सेना के तीनों अंगों के लिए रक्षा साजो सामान के निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत हो रहा है। भारतीय हथियारों की गूंज आकाश से लेकर पृथ्वी तक सुनाई दे रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि रक्षा क्षेत्र में किस तरह भारत तेजी से अपनी मजबूत मौजूदगी प्रदर्शित कर रहा है। देश का रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और वो भी आत्मनिर्भर तरीके से। देश की सुरक्षा में नई कड़ी जुड़ी है निस्तार के रूप में। रक्षा राज्य मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में INS निस्तार विधिवत रूप से नौसेना में शामिल हो गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार का विशाखापत्तनम में जलावतरण किया गया। ये पोत गहरे समुद्र में बचाव अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और तैयार किया है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव करने में सक्षम है। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर चलते हैं जमीन पर शेर से मिलने। शेर यानी साहस, शक्ति और गौरव का प्रतीक भारत में निर्मित AK-203 असॉल्ट राइफल। मेक इन इंडिया का नायाब नमूना इस राइफल का उत्पादन इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। 2032 तक शेर सेना में तैनात 6 लाख से ज्यादा इंसॉस राइफल की जगह ले लेगा। अब जमीन से उड़कर चलते हैं आसमान में। गुरुवार को भारत ने अपनी सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दरअसल गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। शॉर्ट रेंज की ये दोनों मिसाइलें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी उतरती हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार को भारत ने एक और महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल की। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित 2 तेज गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई आकाश प्राइम के जरिए की गई। इस सफलता को भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से ऊंचाई पर स्थित परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को L&T से भारत में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की असेंबली के लिए पहला सेट मिल गया है। ये भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और रक्षा विनिर्माण में आत्मरक्षा की और मजबूत कदम है। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। तो जाना आपने किस तरीके से भारत का रक्षा क्षेत्र लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। अब आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एप्स्टीन की रिपोर्ट को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए $10 अरब के मानहानि के मुकदमे की मांग की है। प्रशासन ने जूरी की ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस एक पत्र में आया है जो 2003 में बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जन्मदिन पर लिखा गया और उस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित खबर में इसका दावा किया गया है। हालांकि ट्रंप ने ऐसी किसी भी बात का खंडन किया है। ट्रंप के वकील द्वारा दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि अखबार को पता था कि आर्टिकल झूठा है और उन्होंने सच्चाई की परवाह किए बिना ट्रंप के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कदम उठाया। खबर खेल जगत से आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इससे पहले साउथहैम्पटन में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट में से जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है और ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेली गई 5 T20 की सीरीज को 3-2 से जीतकर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।